से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। सर, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, देश में आपको भी शायद ये बात महसूस हो रही होगी कि बेरोजगारी का एक आंकड़ा काफी बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफी चिंतित हैं, काफी परेशान हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, किस दृष्टिकोण से एक प्लेसमेंट ऑफिसर होने के नाते, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की एक अहम जिम्मेदार होने के नाते? देखिए, आपने जो बात कही वो तो बहुत ही हया है और बिल्कुल जाहिर है, हर आदमी को पता है कि नौकरियां बहुत सारी खत्म हुई हैं। इकोनॉमी की जो हालत है वो सबको मालूम है, उसमें कोई बात छुपी नहीं है। जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को होती है। खासतौर से कैंपस चल रहा होता है, खासतौर से तो प्रोजेक्टेड नौकरियां आती हैं। तो एक वो परेशानी अभी हमारे सामने है कि बहुत सारी कंपनीज अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन लॉकडाउन के बाद जब कंपनियां शुरू हुई हैं, उसके बाद वो अपनी जब पटरी पे आना शुरू हो रही है तो उनको पहले अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ही वो अभी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। तो बहुत सारे जो उनके प्लान्स होते हैं, जो प्रोजेक्शंस होती हैं खासतौर से नौकरियों को लेकर, वो क्लियर नहीं है। तो अभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसी हैं जिसमें ऑलरेडी अभी भी नौकरियां हैं जहां पर वो ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें एक ओवरऑल सारे सेक्टर को लेकर, खासतौर से जैसे बहुत सारे वर्स्ट हैं, हिट सेक्टर हैं जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके है। तो इस तरह के जो 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 फिजिकल जहाँ पे काम करना होता है, आपने देखा कि जिस तरह से अभी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके बाद जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी, जो खासतौर से मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें, और वो फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें जो पूरी तरह से अभी ओपन नहीं हुई। तो इस तरह से और बहुत सारे अभी ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसमें डिमांड बहुत कम हो गई है। इस तरह की जो जॉब्स होती हैं जिसमें बच्चे जाते थे उसमें काफ़ी कमी आई है और उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए ये एक पार्ट है जो थोड़ा नेगेटिव साइड है, लेकिन हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और इस वक्त क्योंकि सब परेशान हैं, इस वक्त पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस क्राइसिस को हम हैंडल कैसे करें, इस क्राइसिस को हम एड्रेस कैसे करें, इस क्राइसिस के वक्त हम बिहेव कैसे करें, इस क्राइसिस में हमें किन तैयारियों की जरूरत है, खासतौर से उन बच्चों की जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है या जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम वो बच्चे जो हम इस वक्त आउट गोइंग बैचेज हैं, जो जो पास कर चुके हैं, जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, उनको क्या क्या करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एक अभी नंबर ऑफ जॉब्स में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, वहाँ नौकरियाँ भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सारी पढ़ाई जो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, बहुत सारे ऑनलाइन सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो इसलिए कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त हो रही है। इसी तरह से हम देखें तो आईटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर कंपनीज ने अब आईटी का सहारा लेना शुरू करा है। क्योंकि तकरीबन आप देखेंगे कि सब जगह जो वैसे तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस सारा ऑनलाइन सबमिशन करते थे, लेकिन अब जो नहीं भी कर रहे थे उनको भी मजबूरी में इस टाइम ऑनलाइन पे जाना पड़ा है। तो ये जो एक आईटी के अंदर एक जो ज़रूरत बढ़ी है, उसमें भी आईटी में नंबर ऑफ जॉब्स हैं। इसके अलावा मेडिकल एक पूरा एरिया है जो मेडिसिन में, खास तौर से मेडिकल, जो आप हेल्थ केयर को कह सकते हैं, हेल्थ केयर में एक नंबर काफ़ी ज़रूरत, जितने भी स्टाफ की इस वक्त ज़रूरत हुई है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, उसमें जॉब्स हैं। इसके अलावा जितना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स है, फूड आइटम्स हैं, उसमें इस वक्त नंबर ऑफ जॉब्स, ये तो नहीं कहते बढ़ी है, लेकिन एक जो होती थी वही है, उसमें कमी नहीं आई है उतनी। और उस पे अगर आप देखेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं, आप शायद सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं सवाल पूछने से पहले कुछ बातें मेरे जहन में है वो मैं कह देता हूँ कि जो सबसे अहम है कि इस वक्त एज ए फ्रेश ग्रेजुएट, एज ए फ्रेशर, हम अगर जॉब एप्लीकेंट हैं, जॉब एस्पायरेंट हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, वो बहुत अहम हो जाता है। देखिए, इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अहम होता है हमारा कि हम हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी स्किल सेट क्या है। क्योंकि जब मार्केट में जॉब्स कम होती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है।
क्योंकि हर चीज को ज्यादा लोग ट्राई कर रहे होते हैं। जिन लोगों की जॉब नौकरियां खत्म हुई हैं, जिन लोगों की नौकरियां जिन सेक्टर की खत्म हुई हैं, देखिए इस वक्त बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनकी नौकरियां बहुत सारी छूटी हैं। आपको मैं बताऊं, जबकि ये FMCG आइटम्स में आता है, मेरी कल एक बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का। उस कंपनी ने अपने पूरे ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल वो कंपनी है उसके कहीं जहाँ जिस कंट्री में वो है उस कंट्री में बहुत अफेक्टेड थी। उसके लॉसेस को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने पूरे ऑपरेशंस जितने उनके सेल्स 500 लोगों का सेल्स स्टाफ उन्होंने एकदम जीरो कर दिया। तो इस तरह की बहुत मिसालें। तो इस वक्त जब 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 क्राइसिस टाइम होता है और कंपनी सस्टेनेबिलिटी की पोजीशन में नहीं होती, तो सबसे पहला काम वो ये करती है कि टीम साइज को छोटा कर देती है, चीजों को कम से कम, और दूसरे जो उनके वेंडर्स होते हैं उनके सहारे पे चलना शुरू कर देते हैं, उनका अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं, उनका मैकेनिज्म जो होता है, पूरा सिस्टम जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसे चेंज करते हैं। अपने उसे चैनल कहलाता है, वो चैनल्स को चेंज करते हैं। जो चैनल्स होते हैं बेसिकली, मिसाल के तौर पर मेरा सेल्स चैनल है जिसमें मैं रिटेल तक काम करता हूँ, तो जब ऐसे क्राइसिस होते हैं तो क्या करते हैं, वो सिर्फ वेयर हाउस तक काम करते हैं, सारे चैनल खत्म कर देते हैं, तो उनकी नंबर ऑफ जो टीम होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे फ्रेश पास आउट्स हैं या जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको क्या करने की जरूरत है, उनको किस स्किल सेट की जरूरत है। देखिए मेरे पास बहुत बहुत लोग आते हैं, खास तौर से हमारे जो एलुमनी पास आउट है वो भी कांटेक्ट करते हैं, और ज्यादातर जगह पर ये नजर आता है कि बहुत सारी नौकरियां, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में बहुत सारी नौकरियां नहीं है, टूरिज्म में बहुत सारी नौकरियां नहीं है, इस तरह की बहुत सारी सेल्स की जॉब्स भी गई हैं, बहुत अलग अलग तरह की। मतलब आप जो हमारे नीचे लेवल पे जॉब्स नहीं है वो तो गई है, मिसाल के तौर पे जो एसोसिएट वर्कर्स के लेवल की बहुत सारी जॉब्स चली गई। बहुत सारे जो आप देखते हैं कि अभी जनरल जो जॉब्स थी, एक ऑफिस होता था, इस वक्त हालात ये है कि तकरीबन कोई ऐसा सर्वे आया नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने ऑफिस बंद की। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के 4 ऑफिस थे तो उसने अपने 1 ऑफिस कर दिया। अभी क्या होगा आने वाले वक्त में, और उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में शायद ये होना चाहिए, हमें ये लगता है कि होना चाहिए, पता नहीं अब क्या होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ जॉब्स बहुत सारी ट्रांसफर होंगी इंटरनेशनली इंडिया में। लोग यहाँ से बैठ के जॉब करेंगे वहां, क्योंकि अभी ज्यादातर इंडस्ट्री ने ये तय किया है कि 50% वर्कफोर्स हम वर्क फ्रॉम होम करें। अभी आपने सुना होगा विप्रो के से भी ये वो आई थी, और कुछ कंपनीज ने ये कहा है, IT कंपनी से खासतौर से, कि हम अपने 50% स्टाफ को एज इट इज रखेंगे। अभी तो 100% स्टाफ काम कर रहा है, या बहुत ही एक मैक्सिमम नंबर काम कर रहा है, बहुत कम लोग ऑफिस जा रहे हैं, या जा भी रहे हैं तो 50% लोग ऑफिस जाते हैं, 50% लोग घर से काम करते हैं उनका। लेकिन ये मानना है कि अब हम जो है इसी मोड पे काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। तो उन ऑफिस में जब वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन आ जाएगी तो दो चीजें होंगी कि वर्क फ्रॉम होम आप हिंदुस्तान के किसी सिटी से दूसरी सिटी में करें, या हिंदुस्तान से किसी और कंट्री के लिए करें, तो एक ही बात हो जाएगी तकरीबन। तो अगर कोई मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान से बाहर किसी कंट्री में काम करता है, वो एक सिटी में उसके ऑफिस नहीं जा रहा, तो वो हिंदुस्तान से भी काम कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी आने वाले वक्त में जो हिंदुस्तान से भी चलेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है, क्योंकि बाहर की कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनकी कॉस्ट ज्यादा आती है और इंडिया की कॉस्ट कम आती है। इस तरह की जॉब्स आएंगी, तो इसलिए आपकी डिजिटल स्किल्स की बहुत दो चीजों को मुझे लगता है बहुत डेवलप करने की जरूरत है। एक तो डिजिटल स्किल्स, और किसी भी, देखिए बहुत सारी, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर लैंग्वेज की जॉब्स आएंगी, इसलिए जितने हमारे खासतौर से जो लैंग्वेजेस वाले लोग हैं वो किसी भी लैंग्वेज में मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी एक अपने एडिशनल करनी है तैयार अच्छी तरह से। अगर वो अपनी अंग्रेजी को जोड़ लेते हैं उसके साथ, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आपके पास कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पर आपका टर्किश है, कोरियन है, चाइनीज में मैंड्रिन है, जैसे जैपनीज है, कैटलान है, इटालियन है, आपने कोई भी सीखा और अंग्रेजी आपको आती, आपने किसी में भी ग्रेजुएशन किया, आपके लिए नंबर ऑफ जॉब्स की कमी नहीं है, क्योंकि कॉन्टेंट बहुत चाहिए। अभी देखिए अभी ज्यादातर चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे अमेजन है, मिंत्रा है, बहुत सारे, इन सबको लैंग्वेज के लोग चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी IT कंपनीज जो सपोर्ट करती है कंटेंट के लिए, बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज के जो उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फिर उस नेटिव लैंग्वेज के लोग चाहिए होते हैं।
तो इस तरह की जो खास तौर से जो हमारे लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, मैं तो खास तौर से कहना चाहूँगा हमारे इवन रीजनल लैंग्वेजेस के भी जो लोग हैं और इंडियन लैंग्वेजेस के भी जो लोग बच्चे हैं, खास तौर से हमारे, चाहे वो भी उर्दू से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, इनको भी एक अंग्रेजी के साथ अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। और अंग्रेजी और एक कोई भी लैंग्वेज जब आपके साथ कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी, डिजिटल स्किल्स अब तकरीबन हमारे हर बच्चे के पास आजकल है। देखते हैं हम सब लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, जूम पे बात कर रहे होते हैं, जैसा ये बहुत आम हो गया है आज की तारीख में। बच्चे अभी क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल स्किल नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग तो है गैजेट्स को यूज करने की, लेकिन अगर आप डिजिटल स्किल्स की बात करें तो डिजिटल स्किल्स कुछ और होती है। डिजिटल स्किल्स के बारे में मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा। डिजिटल स्किल्स वो होती है जैसे मिसाल के तौर पे आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, आपको अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। डिजिटली कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई खत लिख रहे हैं, आप वर्बली बात कर रहे हैं किसी से, आप कोई चीज ग्राफिक्स के टर्म में भेज रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के टर्म में। इसके अलावा हमारे पास जितने जो टूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी, मुझे कोई प्रेजेंटेशन बना के, क्योंकि इसमें डिजिटल स्किल्स में मुझे प्रेजेंट करनी है बहुत सारी चीजें, तो मेरे पास मुझे प्रेजेंटेशन स्किल ऑन कंप्यूटर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, जो अगर हम मिसाल माइक्रोसॉफ्ट का जो पीपीटी होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, उसकी हम अगर बात करें, वो अगर हम तैयार करें तो मुझे अच्छी तरह से आना चाहिए कैसे वो स्लाइड्स बनाई जाती हैं। अगर इस तरह की चीजें आप डेवलप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी भी तरह की पोजीशन के लिए, खास तौर से ऑफिशियल, जैसे मिसाल के सेल्स जॉब हो, कंटेंट क्रिएशन जॉब हो, कंटेंट राइटिंग की जॉब हो, या किसी ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब हो, या बहुत सारे आजकल डेस्क जॉब्स आप घर से बैठ के कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हो, इस तरह की जो भी जॉब्स होती है, जब आप इंटरव्यू देंगे और आप इन स्किल्स को जब बताएंगे तो वो नजर आएंगी। जब आपको पास आती होंगी तो वो नजर आएंगी जब इंटरव्यू ले रहा हो, क्योंकि आजकल इंटरव्यू भी वर्चुअल होंगे, तो जब आपकी डिजिटल स्किल अच्छी होगी तो दिखेगी वर्चुअली जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को मुझे लगता है कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी 1-2 साल अभी जो जॉब में हैं, उनको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और जिस तरह की जो जॉब सेक्टर में जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वर्स्ट हिट एरियाज हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अभी क्या ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है, क्या सब्सटीट्यूट हो सकता है। वो कुछ 1 साल 2 साल के लिए अपने आप को किसी दूसरी जॉब में डालें। तो आपको अब क्या जरूरत है, आपको जरूरत है उस चैलेंज को, क्योंकि आपको मशीन से, रोबोट के साथ कंपटीशन करना। जब आप उससे आगे बढ़ जाएंगे तब जाके आपका काम शुरू होगा। आप ये देखिए, आप देखते हैं बहुत सारे अभी ऑटो कॉलिंग शुरू हो गई है ना, टेली कॉलिंग जिसे कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है, किसी को जरूरत नहीं। आप अभी कहीं भी फोन करिए, अब ज्यादातर कस्टमर केयर में कितने लोग बैठते हैं, मशीन जवाब देती है, आप एक दबाइए वो बता देगी, वो कहेगी अच्छा आपको क्या पूछना है, आगे ये पूछना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, पूछना, तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। तो इस तरह से ये देखिए कि किस तरह से ये जॉब्स जो है वो शिफ्ट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स खत्म होंगी इससे, लेकिन जॉब्स जो है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो रही है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जॉब्स शिफ्ट हो रही है कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, तो आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, आप जिसमें करियर बनाना चाहते हैं, उसमें आने वाले वक्त में, यानी कि 10 साल बाद, कम से कम 5 साल बाद, वरना 10 साल बाद किस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, किस तरह की जॉब्स होंगी, क्या आज आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि अगर आज आप तैयार उसके लिए नहीं हो रहे तो आप 10 साल बाद आप उससे आउट हो जाएंगे। जॉब्स के तरीकेकार बदलेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन जॉब बदल जाएगी। मतलब चौकीदार की नौकरी खत्म हो गई, अगर वहाँ जो माली है उसकी नौकरी खत्म हो गई। आप ये देखिए कि आज जो है आपके जितने ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, तो कितना आपका जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी नौकरी जा रही है। उसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और जो आपके एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसकी सबसे ज्यादा जॉब्स जा रही हैं। तो इस तरह की जॉब्स जाती हैं, लेकिन अगर उसने अपने आप को डेवलप कर लिया किसी और फॉर्म में जहाँ पर ज़रूरत हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे उसने अपने आप को वहीं उसी से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट करते हुए किसी भी नौकरी को मैं अपने स्किल सेट को डेवलप किया, तो उसकी भी नौकरी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की नौकरियाँ हमारी बचने वाली हैं। सर, ये सारी बातें आपने की हैं, ये कहीं ना कहीं आप अर्बन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। चाहे वाईफाई का मसला हो, हर आदमी के पास वाईफाई नहीं है, एसेंशियल गुड्स का मसला हो, हर आदमी तक उसकी पहुंच नहीं है, या इसी तरह से आपने जो हॉस्पिटैलिटी की बात की, हॉस्पिटैलिटी में भी आज बहुत सारे मसाइल हैं, आप देख रहे होंगे। टूरिज्म एक बहुत बड़ा वरिष्ठ समस्या बन चुकी है। यहाँ के लोग कैसे क्या करें?
बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया। मैं क्योंकि आपने मुझे यहाँ के ताल्लुक से बात की थी, इसलिए फिर मैंने वहीं की शुरुआत की थी। अब आपने रूरल इंडिया की बात की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रूरल इंडिया आपका बेहतर होने जा रहा है नॉर्मल इंडिया से। इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है बी सिटीज में, सी सिटीज में। रूरल को आप एग्जैक्टली रूरल में नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप गांव की बात करें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मेट्रोज नहीं है, जो बी और सी सिटीज हैं, जो कस्बे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो थोड़ा सा ठीक ठाक। तो आपको ये बात तो हम सब जानते हैं कि तकरीबन मोबाइल फोन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप नंबर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी एक बड़ा मेजॉरिटी एरिया ऐसा है जहाँ पर मोबाइल फोन पहुँच गए हैं, जहाँ पे बिजली पहुँच गई है, और अभी लोग तकरीबन वहाँ से फ़ोन पे भी बात कर पाते हैं। और वहाँ के मिसाल के तौर पर किसी भी तहसील अगर लेवल तक हम जाएँ तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये एक नंबर बड़ा है, जो मेरे ख्याल से शायद एक अच्छा खासा हिंदुस्तान वहाँ रहता है। वहाँ की हम बात करें तो इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है यहाँ से वहाँ। और इसको आप ये ध्यान रखिए कि जो बात आपने कही बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक कंपनी में बात कर रहा था जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रैक्टर्स बनाती है। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी सेल बढ़ गई है पिछले 3 महीने। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं ट्रैक्टर्स की सेल कैसे बढ़ गई? बोले साहब ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई। ट्रैक्टर हो, टायर हो, ट्यूब हो, इनकी डिमांड तो बहुत बड़ी है। तो अब आप समझिए ना, रूरल में जब ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट या कोई भी काम मिलेगा। नंबर 1, ये तो एक चीज हुई। रूरल एरिया में चीजें शिफ्ट हो रही हैं। अभी 2-3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी, जिनके जितने बिजनेसेस हैं वो रूरल बेस्ड है। वो रूरल कमोडिटी एक्सचेंज, रूरल एक्सचेंज बना है। एक है जो पूरा रूरल एरियाज में एक अपना पूरा एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां पर उन्हें हर गांव में एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। 6 लाख लोग वो रिक्रूट करेंगे। एक तरफ पैसे का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है जी। जो कंपनीज हैं वो ये जान करके उन पे ये आरोप लग रहा है कि वो अगले दिनों में क्या होने वाला है उनको इसकी उम्मीद नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए उन्होंने या तो जॉब काट दी है या सैलरीज कट कर दी है या जो है अपने आप को बिल्कुल रोक लिया है। एक तरफ एक सेल्स मैन है जो एक छोटी दुकान करता है, हमारा दोस्त है, खुद अपना फ्रूट की दुकान करता है, ड्राई फ्रूट्स की बात करता है, कलकत्ता का रहने वाला। उसने कहा कि 400-500% सेल्स बढ़ गया है हमारा, मतलब 500 बहुत बड़ी बात होती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ उतार कहाँ चढ़ाव कैसे हो रहा है। देखिए, कुछ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे शुरू में कुछ बहुत ही सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट के स्टेटमेंट्स आए थे, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता। उन्होंने ये कहा, अपनी जितनी भी कंपनीज थी, उनकी नंबर ऑफ कंपनीज होती है, ग्रुप कंपनीज को ये कहा, डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी कैपिटल, जस्ट बी द कैश रिच। उन्होंने ये कहा कि कैश को आपको संभाल के रखना है, जिससे कि आगे क्या हालात होंगे पता नहीं। तो आप कोई भी नया कोई प्रोजेक्ट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी आप नया प्रोजेक्ट मत शुरू करिए, कोई पैसा कहीं ऐसा जगह मत लगाइए जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसी नई चीज शुरू मत करिए। यानी कि पैसे को आप अपना जो भी आपका रेवेन्यू है उसको आप सिर्फ ऑपरेशंस में खर्च करिए और उसको बचा के चलते रहिए, क्योंकि आगे चल के हो सकता है रेवेन्यूज कम हो जाए, प्रॉफिट्स कम हो जाए। तो ये बात पहले दिन बिल्कुल शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तभी स्टेटमेंट 2-3 बड़ी कंपनियों के बड़े सीईओज और चेयरमैन के आए थे। तो ये बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए कंपनीज ने अपने सारे जितने कैश फ्लोज थे, जितनी कैपिटल था, उनको रोक लिया। इसलिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो गए, बिल्कुल मजबूरी वाले काम वो कर रहे थे। तो वो प्रोडक्टिव जो ज्यादा नहीं होता, जो जिसको कंपनी चला रही होती है सिर्फ इसलिए कि ठीक है इतने सालों से काम कर रहा है तो काम करता रहे, क्योंकि कंपनी का भी रेवेन्यू आ रहा होता है। लेकिन जब रेवेन्यू कट होने लगता है तो कंपनी सबसे पहले उनको बाहर करती है जो डेड गुड होती है, जिसको लायबिलिटी भी कहती है कभी कभी। तो वो ये कहती है ठीक है, ये लोगों को हमने बहुत सर्व कर लिया, अब जो है हम इन्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो टॉप मैनेजमेंट में भी हो सकता है, वो मिड मैनेजमेंट में भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसको वो कट करते हैं। और इसी तरह से देखिए, जब लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्री बंद हुई, तो सबसे पहले भाई जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स कौन थे, वो थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं। तो हर कंपनी में कम से कम 30-40% कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, तो वो कम हो गए। क्योंकि लेकिन जो उनकी ओरिजिनल जो परमानेंट वर्कर्स हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, उन्हें तो उन्होंने नहीं निकाला, उनको तो घर बैठ के सैलरी थी। तो उनकी सैलरी कैसे देते हो? अगर वो सबको रिटेन करेंगे तो
जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, उसको भी सर्वाइव करना होता है। हम एक नज़र से ना देखें, आप उस नज़र से देखिए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर आपका एक चैनल है और आपके चैनल में 50 लोग काम करते हैं और 50 लोग आप काम करते हैं और एकदम चैनल के एडवर्टीजमेंट्स और चैनल की बाकी रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो क्या होगा? पहले 1-2 महीने कंपनीज ने घर बैठ के तनख्वाह दी, लोगों को बियर किया, सिर्फ इसलिए तो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस थे। लेकिन कब तक कर सकते हैं? ये देखिए, इसकी मजबूरी होती है, हर हर कंपनी का एक अपना एक कॉर्पस होता है, एक उसके पास भी एक इसकी कहते हैं ना सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने गांव से लेकर शहर और कस्बे और फिर उसके बाद जो है मेट्रो सिटीज और दुनिया तक की हमें सैर कराई है। और आपने ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि आज के युवाओं को, छात्रों को, चाहे वो अर्बन इंडिया में हो या रूरल इंडिया में हो या मेट्रो सिटीज में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कि भारत आने वाले दिनों में एक जॉब का हब बनने की कहीं ना कहीं तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो रूरल इंडिया है एक बड़ा औद्योगिक जगत की तरफ बढ़ेगा वो आने वाले दिनों में, इसलिए लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अपने आप को टेक्निकली साउंड करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि ये इंटरव्यू देखने वाले जरूर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।